Okay, the second part, the examination. Our today's topic is insulin. To make mistake, it's totally fine, but we have to correct it, we have to amend it as well. अब इसको डिस्कस करते हैं और इसको लेके चलते हैं. इंसुलिन की कुछ बातें जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ ऐसी जो मैंने आज आपको बोर्ड पे करवानी है, which is totally different knowledge. You do not know about it previously. उसको डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ. जो पहले से बातें पता है वो डिस्कस कर लेते हैं. नेचर क्या है इसकी? It is a protein hormone. It contains two polypeptide chains. It consists of 51 kind of amino acid, 20 and 31, and then दो डाइसल्फाइड लिंकेजेस इसमें होते हैं. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इज इट जी प्रोटीन कपल्ड? एंजाइम लिंक्ड. हमने 3 हार्मोन किए थे एंड वन ऑफ देम इज इंसुलिन, जो कि एंजाइम लिंक्ड होते हैं, जिसमें जैक स्टैट पाथवे काम करता है. तो पहली तो बात हम ये क्लियर कर लें, हमें पता है पहले से. अच्छा, अगली और बर्ड्स आई व्यू में और सिंपल बात, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? टू डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और इस बात को ऐसे बोल लेते हैं, टू टेक द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल्स. ओके, यहां तक क्लियर है बात? पेनक्रियास दो रीजन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वन इज द एंडोक्राइन रीजन, अदर इज एक्सो. दिस डायग्राम इज गुड वन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. आपको सेंटर में एक ग्रीन कलर की बड़ी सी डक्ट नजर आ रही है. दिस इज बेसिकली द एक्सोक्राइन डक्ट. And if you see very closely, the exocrine duct is connected with some cells, and these cells are producing those secretion. These are acinar cells, and they produce those pancreatic juice, help in digestion. We have already gone through, but for our concern this is important. And you can see कि ये बहुत few है. Endocrine portion of the pancreas, islets of Langerhans इसको कहते हैं, they are spread around the pancreas, and it consists of 4 type of cell. कौन कौन से cells हैं? Alpha, beta, delta and PP cells. The alpha cells produce glucagon. Beta cells 60% सबसे ज्यादा है क्योंकि काम ऐसा है. Insulin, then delta cell they 10% only but produce somatostatin, and then pancreatic polypeptide. वो इसके नाम से ही इसका origin का सेल का कहा गया है. So these are 4 types of cells in the islets of Langerhans. These all 4 are hormones. पहले 2 तो आपको पता ही है, लेकिन अगले 2 भी इंपॉर्टेंट है. इसके आगे इंपॉर्टेंस आएगी, मैं आपको बताता हूं कि कहां पे इंपॉर्टेंट होते हैं. परसेंटेज इक्वल नहीं है, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है. यहां पे ये ऐसा नहीं है कि आधे इंसुलिन प्रोड्यूस करें आधे ग्लूकागॉन करें. इंसुलिन की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा. ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलेशन में इंसुलिन हैज मच मोर इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट रोल टू प्ले देन ग्लूकागॉन. इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. थैंक यू. अगर मैं सेल में, मैं किसी और एंगल से बात को शुरू करने लगा, अगर मैं सेल में ग्लूकोज अपटेक की बात करूं कि सेल्स में ग्लूकोज अपटेक कैसे होती है. ग्लूकोज अपटेक इन द ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस वाया 2 mechanisms. नाउ लेट मी टेल यू, आई एम फोकसिंग ऑन इंसुलिन, आऊंगा मैं उसी पे, लेकिन किसी और एंगल से बताने लगा आपको. वन विच इज द मोस्ट कॉमन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, and second which is lesser but it is there, secondary coactive transport. कौन से 2 मैकेनिज्म है जिससे ग्लूकोज ब्लड से सेल में एंटर होती है? द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकेंडरी कोएक्टिव. इसका मतलब है एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, जो आपको प्रीवियस नॉलेज से पता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, वी हैव 5 types of transporters. We have names for them as well. There are 5 types of transporter. Please close the door. These are GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 and GLUT5. The word GLUT is for glucose transporter. T is for transporter, तो इसको हम इकट्ठा पढ़ने में GLUT पढ़ते हैं. So कितनी टाइप्स हैं ग्लूट की? वैसे there are actually 7, but the last 2, the 6 and 7, they do not involve the transport of glucose. They are something else. तो मैं इन्हीं 5 को डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे. The GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT. इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन, ये कहां पे मिलेंगे बॉडी में.
सबसे ज्यादा ह्यूमन बॉडी में जो ट्रांसपोर्टर मिलते हैं दोज आर GLUT1 एंड सबसे ज्यादा से मुराद अगर मैं करूं तो नंबर 1 में इसमें लिखूंगा ब्रेन, द न्यूरॉन्स। अब मैं यहां जो लोकेशन लिख रहा हूं ना, ये मैं लिख रहा हूं मोस्ट कॉमन के लिहाज से। मैं ये नहीं लिख रहा कि सिर्फ यहां पे और कहीं पे नहीं मिलेंगे, मैं ऐसे नहीं लिख रहा। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं कि इनकी सबसे ज्यादा इनकी क्वांटिटी कहां पे होगी, ब्रेन एंड आरबीसीज। GLUT1 आर लोकेटेड इन ब्रेन एंड आरबीसी। एक नॉलेज हमारा अंडरस्टूड यहां पे कवर हो रहा है, ब्रेन में न्यूरॉन के अंदर ग्लूकोज एंटर कैसे होगी, facilitated if you will. There is a transporter of that glucose, the glucose will enter in that. Okay, fair enough. GLUT2, liver, pancreas. मैं फिर वही बोल रहा हूं, ज्यादा यहां पे है, ज्यादा यहां पे है, और भी जगहों पे मिलते हैं। आप पढ़ोगे ना डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा होगा, डिफरेंट एसोसिएट किया होगा, लेकिन मोस्ट ये वाले जरूर याद रख लेना। GLUT3, किडनी, मोस्टली। GLUT1 भी किडनी पे मिलते हैं, 3 भी ज्यादा होते हैं। GLUT4, द स्केलेटल मसल, द कार्डियक मसल एंड एडिपोज टिश्यू। What is the location of GLUT4? Please revise. The skeletal, the cardiac and the adipose tissue. GLUT5 is the only glucose transporter. Now interesting thing, which is not used for glucose transport. It is used for fructose, and where in the intestine and in the sperm cells. Where GLUT5 are located? In the small intestine. इसका मतलब है डाइट में जो फ्रुक्टोज खाओगे वो ब्लड तक पहुंचेगी GLUT5 से, और फ्रुक्टोज डिफरेंट जगहों पे यूज होती है, मोस्ट कॉमन यूज स्पर्म सेल्स में है उसका, तो वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब वहां पे भी कौन पड़े हुए हैं, GLUT5। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है यहां पे, व्हाट अबाउट इंटेस्टाइन्स? ग्लूकोज के लिए लिखा मैंने इंटेस्टाइन कहीं? हालांकि जो आप डाइटरी ग्लूकोज ले रहे हैं वो जब विलाय से जानी है ब्लड के अंदर, तो वहां तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे कौन से मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं, सेकेंडरी कोएक्टिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी कोएक्टिव, वो बहुत आसान है, उन दोनों का नाम यही है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इसकी 2 टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको इस तरह लिखा होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ऐसे लिखा होता है, SGCT करके भी लिखा होता है, S फॉर सोडियम, G फॉर ग्लूकोज, आगे को ट्रांसपोर्टर। इसके डिफरेंट नाम डिफरेंट बुक्स में ऐसे चलते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये वाला है। कितनी टाइप्स हैं इसकी? 2 टाइप्स हैं। द टाइप 1 इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली, again I am using the word mostly, not only, mostly, and type 2 it is present in the nephron. फिल्टर होती है ग्लूकोज के? नहीं, रीअब्सॉर्ब होती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल 100%। व्हाट इज द मैकेनिज्म? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सॉरी, तो इतनी लंबी जो थ्योरी मुझे बताने की जरूरत पड़ी वो क्यों पड़ी? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलिन। द ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज दिस, GLUT4। यहां पे मैंने 2-3 MCQ करवाने हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ओनली इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज विच वन? GLUT4। इसका मतलब है ब्रेन में ग्लूकोज एंट्री के लिए इंसुलिन चाहिए, पैनक्रियाज में ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन चाहिए, लिवर में चाहिए, नॉट किडनी, नोवेयर, लेकिन कहां चाहिए? स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू। तो अगला क्वेश्चन क्या आता है? मैं सबसे बड़ा मेरे जहन में पता है क्या सवाल आया था, बस तो इंसुलिन का इतना रौला क्यों पड़ा होता है? व्हाई डायबिटीज इज सो मच अ डेंजरस डिजीज देन? व्हाई डायबिटीज इवन अकर्स? अगर इतनी ही सेल्स में है, ब्रेन भी सेफ है, बाकी सारे बॉडी के मेजॉरिटी ऑर्गन सेफ है, स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व हैं, लेकिन वी नीड देम अ लॉट, वी नीड देम अ लॉट।
हमारा गुजारा नहीं है इनके बगैर। दैट्स व्हाई डायबिटीज बिकम सो मच डेंजरस। अगर इंसुलिन नहीं है तो स्केलेटल मसल को ग्लूकोज नहीं मिल रही, एडिपोज टिश्यू को भी नहीं मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? ऑफ कोर्स जब स्केलेटल मसल को ग्लूकोज नहीं मिल रही, हाउ कैन वी फॉर्म आर एटीपीज जो हमें कॉन्टिन्यूस हर वक्त अवेलेबिलिटी। एडिपोज टिश्यू को मैं कहता हूं चलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हमें हो रहा जितना ज्यादा इसके लिए हो रहा है, स्केलेटल मसल के लिए। अच्छा, मैं अगली बात बताने लगा, आपको गौर से बात सुननी है मेरी। अब लाइन गौर से सुनना, पता नहीं आप इसको एब्जॉर्ब करोगे कि नहीं। GLUT4 आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशंस। जरा सुन लो, if these resting condition convert into exercise, then GLUT4 also become independent of insulin. समझ आई बात कि नहीं? GLUT4 are only dependent on insulin during which conditions? Resting. If a person is doing exercise or exerting his skeletal muscle or that, then the GLUT4 also become independent of insulin. मतलब बाकियों की तरह हो जाएंगे, GLUT1 2 3 4 उसकी तरह हो जाएंगे। ये बात समझ आई आप लोगों को? इसका मतलब है कि if someone is exercising और उसके स्केलेटल मसल की ऑफ कोर्स ग्लूकोज अपटेक डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो सेल भी, वो रिसेप्टर भी इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ग्लूकोज खुद ब खुद एंटर होनी शुरू हो जाए। लेकिन अगर रेस्टिंग, जैसे इस वक्त हम जिस कंडीशन के अंदर हैं, तो हमें अगर ग्लूकोज एंटर होनी है, GLUT4 की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो वहां पे वो की किसके पास है ओपन करने की? इट इज विद इंसुलिन। टिल देयर इज नो इंसुलिन, देयर इज नो एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन दीज सेल्स। अच्छा, इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो मुझे GLUT2 की लोकेशन लगती है इस लिहाज से। GLUT2 को अल्लाह ताला ने रखा है लिवर और पेनक्रियाज के अंदर। You have taken a very good amount of glucose in your diet. The glucose is more in blood. Glucose is reaching everywhere in the body. It is also reaching pancreas. Just imagine if there were GLUT4 on pancreas. What would happen? नो इंसुलिन, नो एंट्री। हालांकि पेनक्रियाज ने ही इंसुलिन रिलीज करनी है। आप समझ रहे हो GLUT2 क्यों रखे गए यहां पे, GLUT4 नहीं रखे गए यहां पे? क्योंकि मेक श्योर किया गया कि यहां पे ग्लूकोज जो एंटर हो वो फ्री ऑफ इंसुलिन एंटर हो, क्योंकि इसने तो इंसुलिन रिलीज करनी। अब यहां पे अगला स्टेप आता है, व्हेन द ग्लूकोज एंटर इन द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, इट कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ द रिलीज ऑफ इंसुलिन। इफ देयर इज नो एंट्री इन द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज ऑफ ग्लूकोज, नो इंसुलिन। ये सवाल यही है अगर वाइवे में आपसे पूछा जाए, हाउ ब्लड ग्लूकोज लेवल ट्रिगर द रिलीज ऑफ इंसुलिन। सो बिकॉज ऑफ इट इज बिकॉज GLUT2 का मेंशन जरूर करना है कि GLUT2 की वजह से एंटर होती है। एंटर होके प्रोसेस क्या हो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड अ बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, सॉरी इंसुलिन इज रिलीज्ड। यहां तक बात समझ आ गई? ओके। फॉर एग्जांपल इधर देखो बोर्ड पे, फॉर एग्जांपल दिस इज बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। Now here I am drawing glutes. Which one? GLUT2. You have eaten glucose. Glucose has entered in the beta cell of pancreas. Now what will happen next? Glucose enter in glycolysis जो होता है सेल के अंदर। Glycolysis में पायरोवेट, पायरोवेट आगे क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हाट इज एंड प्रोडक्ट? ATP. नाउ इन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, आपको पता है एटीपी क्या करते हैं? यहां पे ग्लूकोज की एंट्री से पहले एक चैनल पड़े होते हैं, उनका नाम है पोटेशियम चैनल्स, एंड दे आर ओपन। दे आर व्हाट? ओपन। और आपको पता है इनसाइड पोटेशियम ज्यादा होता है, बाहर कम होता है। व्हेन देयर वाज नो ग्लूकोज, पोटेशियम चैनल वर ओपन एंड पोटेशियम वाज कंटिन्यूअसली कमिंग आउट ऑफ द बीटा सेल। इन पोटेशियम चैनल की बाकी पोटेशियम चैनल से कैसे डिफरेंट है? इनका नाम डिफरेंट है, इनको कहते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ चैनल्स है। व्हाट आर दीज कॉल्ड? एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। इनका नाम देखो और अभी आपको समझ आ जाएगा। व्हेन देयर आर नो एटीपी, दीज आर ओपन। गौर से सुननी है बात। बट व्हेन देयर इज ग्लूकोज एंट्री एंड इनफ एटीपी फॉर्मेशन, ये क्या करता है? इसको जाके क्लोज कर दे। That's why they are called ATP sensitive. And ATP sensitive does not mean कि ATP open कर रहा है. ATP sensitivity means it is closing it. It is opposite basically.
सो व्हेन देयर आर अबंडेंट एटीपी पोटेशियम क्लोज हो गया. सो अभी तक हमारी बात तो नहीं पहुंची इंसुलिन. ये मैं इंसुलिन रिलीज का मैकेनिज्म बता रहा हूं. बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ दीज, मुझे एक बात बताओ, आपको न्यूरॉन के कॉन्सेप्ट से याद होगा, जब पोटेशियम सेल से बाहर आ रहा हो, इट इज रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन. इट इज रीपोलराइजेशन. इसका मतलब है व्हेन देयर वाज नो ग्लूकोज देयर वाज रीपोलराइजेशन इन बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास. बट इफ पोटेशियम चैनल क्लोजेस, repolarization convert into depolarization and it opens the calcium channels. Indirect opening of the calcium channels. मुझे स्टेप 1 बताओ क्या हुआ. ग्लूकोज एंट्री. स्टेप 2 एटीपी फॉर्मेशन. स्टेप 3 क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल. स्टेप 4 द डीपोलराइजेशन एज कॉजेज ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम. तो कैल्शियम कहां से कहां आएंगे? ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ज्यादा होते हैं, इंटरसेलुलर में कम होते हैं, बाहर से अंदर आएंगे. नाउ कैल्शियम डज व्हाट, ये हमें चाहिए था, हमें ये चाहिए था सेल के अंदर, ये लेकर आना था एक्चुअली. इतने लंबे पाथवे का मकसद ये था. नाउ कैल्शियम डज व्हाट, इट कॉजेज रिलीज ऑफ द इंसुलिन. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है प्री सिनैप्टिक टर्मिनल के अंदर, इफ यू रिमेंबर इट. At presynaptic terminal, there are always calcium channel. Calcium enters from the synaptic cleft into presynaptic terminal. The neurotransmitter vesicle bind with the presynaptic membrane, and neurotransmitter comes out. Same thing happens here. There are always vesicles here which have already the stored insulin, but it is not released. It is always released when there is calcium ion bind to it and insulin comes into the blood. What is the target tissue of insulin? अब आपको याद है, the skeletal, the cardiac and the adipose tissue. अच्छा, कार्डियक में एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहीं पे बता दूं आपको. स्केलेटल एडिपोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डियक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यू नो व्हाई? हार्ट इज द ओनली ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या कार्डियक मसल सेल इज द ओनली सेल which prefer fat as energy source than glucose. You know, cardiac muscle cell use 70% of the fats as energy source, only 30% glucose. And the rest of the cell, they totally depend on glucose. They totally depend on glucose. सिर्फ कार्डिक के लिए थ्योरी डिफरेंट है. स्केलेटल मसल के लिए क्या थ्योरी है? They depend on glucose. एडिपोज टिश्यू के लिए क्या स्टोरी है? They depend on glucose. So depend on insulin. एक लाइन याद रखोगे, इसके मेटाबॉलिक फंक्शन में बहुत हेल्प करने वाली है हमें आगे. इंसुलिन प्रेफर्स ग्लूकोज एज एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी. जरा गौर से सुन लो बात मैं क्या कह रहा हूं. इंसुलिन बॉडी के लिए क्या मेक श्योर करता है कि क्या यूज किया जाए? ग्लूकोज को. और क्या एनर्जी सोर्स यूज हो सकता है? फैट. सो ग्लूकोज शिफ्ट द बॉडी मेटाबॉलिज्म फ्रॉम फैट टुवर्ड्स द कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट इंसुलिन डेफिशिएंसी विल डू? फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बैक टू फैट. ये चलता रहेगा. डायबिटिक्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है तो बॉडी किसको एज अ एनर्जी सोर्स यूज कर जाती है? फैट्स. अब अगली बात सुन लो, यहां पे एक और लाइन में साथ ऐड कर रहा हूं, जो साथ साथ कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको बना लेते हैं. अगर बॉडी ने फैट को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करना है, सुन लो, तो वो फैट को फैट की फॉर्म में नहीं करती है, वो इस फॉर्म में करती है. ketone bodies are formed from fat and then ketone bodies can be used as the energy source. अब जरा एक मिनट मैं सम अप करता हूं. अगर इंसुलिन की अमाउंट बॉडी में बिल्कुल ठीक है, इन अ नॉर्मल पर्सन इंसुलिन इज गुड इनफ, will there be formation of ketone bodies? No, because it is fat metabolism. But what will happen in a diabetic patient? Ketone bodies formation will be there. इस तरह से अपनी ना पिक्चर बिल्डअप करो ताकि इसके सिनेरियो पकड़ने में आपको बहुत आसानी रहे. अभी मैं आता हूं, मैं इंडिविजुअली एंजाइम की तरफ भी आऊंगा, उसको भी मैं एड्रेस करता हूं, लेकिन अभी मैं बड़ी पिक्चर पहले क्लियर कर लूं, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे. अगर इंसुलिन ब्लड में आ गई है तो ब्लड में आके टारगेट टिश्यू आपने मुझे बता दिया. अगर ये स्केलेटल मसल सेल है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, वही कॉन्सेप्ट दोबारा आ गया, द जैक-स्टैट पाथवे. और अगर आपको ये 5 मार्क्स का एससीक्यू लेदर से है कि हाउ इंसुलिन कॉजेज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल. एक है 5 मार्क्स का सवाल, ये है हाउ इंसुलिन इज रिलीज. और मैं अगला गौर से पढ़ लेना है सवाल क्या पूछा गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how insulin acts on itself. You have to write the Jack-Strat pathway in detail.
Then insulin binds to the alpha unit, the beta units are activated, the JAK enzyme, the STAT enzyme, and all that pathway is activated. And finally, बनेगा क्या? इसके रिजल्ट में बनेगा क्या? ऑफ कोर्स ग्लूकोज अपटेक के लिए मजीद GLUT4 बनेंगे जो इसको अंदर लेकर आएंगे, ग्लूकोज को अंदर लेकर आएंगे. अगर इंसुलिन बाइंड नहीं करेगी तो GLUT4 और मजीद नहीं बनेंगे, ग्लूकोज अंदर नहीं आएगी सेल्स के अंदर. इट इज एज सिंपल एज दैट. बट व्हाट विल हैपन इन एन एथलीट? The GLUT4 are during exercise are independent of insulin. इसका मतलब है एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ट्रिगर है कि जो इस सिस्टम को ऑटोमेटिक एक्टिव कर देता है इंसुलिन की बाइंडिंग की वजह. और GLUT4 खुद ब खुद यहाँ सेल्स के ऊपर लगना शुरू. उसकी डिटेल में अभी मैं जा नहीं रहा, अभी इतना ही बहुत है. अब इसको इतना ही हैंडल करना तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इंसुलिन के फंक्शंस की बात करूं जरा आसान सिंपल लाइंस में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज? इंक्रीज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन्स? इट कॉजेज प्रोटीन सिंथेसिस. इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स. ये कैसे बन रहे हैं भाई? GLUT4. GLUT4 नेचर में प्रोटीन्स हैं. So it causes formation of proteins in the cell. What about the action of insulin on lipid? मुझे बताओ ब्लड लिपिड लेवल को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये तो बॉडी को शिफ्ट किसकी तरफ कर रही है? ग्लूकोज की तरफ. ये कैसे अफोर्ड कर सकती है कि फैट आ जाए ब्लड के अंदर? तो इसका मतलब है फैट को कहां डिपॉजिट करेगी? एडिपोज टिश्यू. फैट को कहां डिपॉजिट करेगी? एडिपोज टिश्यू. तो मैं कह सकता हूं इट कॉजेज फैट सिंथेसिस एज वेल. सो इट कॉजेज एटीपी सिंथेसिस, इट कॉजेज प्रोटीन सिंथेसिस, इट कॉजेज फैट सिंथेसिस. दैट्स व्हाई इंसुलिन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रू एनाबॉलिक हार्मोन. A true anabolic will be a hormone which causes formation of all three major constituents, major three nutrients. कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, लेकिन हम सिंथेसिस किस मानों में ले रहे हैं? एटीपी सिंथेसिस. एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है ना. प्रोटीन की भी सिंथेसिस इंक्रीज हो रही है. अच्छा, एक बुक बहुत इंटरेस्टिंग लिखती है इसको, इधर सुनना गौर से. एक और तरीके से मैं बात करता हूं. अब मैं कहता हूं इंसुलिन के 3 किस्म के इफेक्ट हैं: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म इन फ्यू सेकंड्स, द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन फौरन आएगा बॉडी में. इन फ्यू मिनट्स आएगा मीडियम टर्म, एंड लॉन्ग टर्म में आएगा आफ्टर आवर्स और डेज. जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म एक्शन है वो इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट पे, ग्लूकोज अपटेक फौरन चाहिए. जो मीडियम टर्म है वो है प्रोटीन पे. प्रोटीन सिंथेसिस में कुछ टाइम लगेगा, मिनट्स लग जाएंगे लेकिन बन जाएंगे. और जो लॉन्ग टर्म है वो किस पे है? फैट के. सो आप शॉर्ट टर्म इसको टाइमिंग के साथ भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक बुक में लिखा हुआ. तो आप डायरेक्टली भी इसको मेंशन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म. यू कैन मेंशन इट एज वेल. द कार्बोहाइड्रेट, द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड देन द फैट मेटाबॉलिज्म. दोनों असल में बेसिकली तीनों में एनाबॉलिज्म ही है. द कार्बोहाइड्रेट एनाबॉलिज्म, द प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड द फैट एनाबॉलिज्म. एक्स्ट्रा ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन. इंसुलिन विल प्रमोट ग्लाइकोजन, yes or no? ग्लाइकोजन फॉर्मेशन. चलो मैं पहले इससे भी आसान सवाल पूछ लेता हूं, इससे भी आसान बात कर लेते हैं. इंसुलिन प्रमोट्स ग्लाइकोलिसिस, yes or no? ग्लाइकोलिसिस प्रमोट करेगी तो एटीपी ज्यादा बनेंगे. ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड whenever there is normal glucose or extra glucose. एक्स्ट्रा ग्लूकोज का मतलब ये एटीपी बन चुके, सेल भर गया एटीपी से. सो नाउ व्हाट इज द फेट ऑफ ब्लड ग्लूकोज? इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन. इंसुलिन विल फैसिलिटेट दिस. इंसुलिन ने मेक श्योर करना है कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहनी चाहिए. उसने पहला काम क्या किया है? सेल को दे दी, ग्लाइकोलिसिस भी स्पीड अप कर दी इंसुलिन ने, और एटीपी बन गए. लेकिन उनको क्या पता था ये एक पाकिस्तानी है, इसने इतनी को ग्लूकोज खा छोड़ी है कि उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था. तो उसके इतने ब्लड में ग्लूकोज अभी भी अवेलेबल है कि नाउ द सेल्स आर फुल ऑफ एटीपी,
नाउ इंसुलिन विल डू, नो इंसुलिन यहां खत्म नहीं हो जाता, नो नो नो, it will promote the conversion of glucose into glycogen. Can you tell me two human cells which can convert glucose into glycogen? The liver and skeletal muscle. Skeletal muscle can store glucose as glycogen, liver can store. इसका मतलब है इन दोनों में the insulin will promote this process, will promote this process. Can you name one enzyme for glycogen synthesis? Glycogen synthase. Insulin will stimulate it. Insulin will upregulate this enzyme, will increase the functioning of this enzyme. Can you tell me three regulatory enzyme of glycolysis? The 1, 3 and 10. मैंने कहा 1, 3 and 10. Yes sir, yes sir. The hexokinase, phosphofructokinase and pyruvate synthase. ये तीन, बेटे सुन लो एक मिनट, ये तीन एंजाइम वो हैं, अगर ये अप रेगुलेट हो जाएंगे तो ये ग्लाइकोलिसिस को स्पीड अप कर देंगे, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे तो डाउन कर देंगे. तो इंसुलिन विल अप रेगुलेट ऑल दीज थ्री, द हेक्सोकाइनेज, द PFK2 एंड द पायरुवेट सिंथेस. मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप ये इंसुलिन का मेरा लेक्चर इस लिहाज से एब्जॉर्ब कर लो ना कि एंजाइम किसके साथ हैं, आपको बायोकेमिस्ट्री में जो आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है ना सारा, उसमें इंसुलिन की फंक्शन यहीं पे कवर हो जाएगी. फर्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे. इनका अच्छा बेटा बातें नहीं प्लीज, मुझे फोकस चाहिए आपका, और आई वुड लव इट कि आप इसको लिखते जाएं साथ साथ. मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल नए तरीके से करवा रहा हूं, इससे पहले ना कभी मैंने ऐसे करवाया और ना कहीं ऐसे लिखा हुआ कहीं बुक में मौजूद है. तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा. इट्स टोटली फाइन इफ यू डू नॉट वांट टू राइट इट, इट्स टोटली फाइन. अच्छा बात सुनो सारे, फर्स्ट पार्ट में मैं अभी सिर्फ आपको समझाऊंगा, अभी लिखना नहीं, फिर मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, देन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म. ओके, अभी जब सुन लो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलिन, आई एम टॉकिंग अबाउट टू कंपाउंड्स हियर, वन इज ग्लूकोज, अदर इज ग्लाइकोजन. द प्रोसेस, there are two processes for this, one which breaks glucose, glycolysis, and other which makes glucose, gluconeogenesis. makes glucose, मैं ये नहीं कह रहा from glycogen, मैं सिर्फ कह रहा हूं makes glucose. ओके, अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं तो अगेन वन इज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, अदर इज ब्रेकडाउन. आज का लेक्चर स्पेशली मैं बना के मैं बायोकेमिस्ट्री वालों से डिस्कस भी इसको करके आया हूं कि शायद मैंने कोई मिस्टेक ना इसमें की हो, तो मैं उसको पूरा वेरीफाई करके आपको इसको करवाने लगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस के अंदर से गुजरता है, तो मैंने कल भी 3 एंजाइम आपसे डिस्कस किए थे जो इसके रेगुलेटरी एंजाइम है. ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एंड पायरुवेट सिंथेस. अच्छा यहां मैंने हेक्सोकाइनेज नहीं लिखा, आई हैव रिटन ग्लूकोकाइनेज हियर. इसके बारे में मैं छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको पहले पता है दैट्स वेरी गुड, लेकिन मैं आपको इतना क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता, ग्लूकोकाइनेज इज अ एंजाइम which can be up regulated or down regulated. Hexokinase is an enzyme which cannot be up regulated or down regulated. एक तो मैंने बड़ी सिंपल इंग्लिश, अब मैं इसको अगर बायोकेम की लैंग्वेज में बोलूं तो इसको कहते हैं कि ग्लूकोकाइनेज हैज हाई Km वैल्यू, द मिकेलिस कांस्टेंट, and the hexokinase has a low Km value. Any enzyme which has high Km value, it means that it can be up regulated or down regulated, जो मैंने पहले ही बता दिया. And if an enzyme has a low Km value, it means it is a constant. It will not be affected by most of the factors. अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. This glucokinase is present in 2 organs, liver and pancreas. अब इसको आप समझोगे ना इसकी फिजियोलॉजी तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा साथ. अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा, तो लिवर और पेनक्रियाज में ज्यादा एंटर होगी,
सो इसका मतलब है लिवर पेनक्रियाज में हेक्सोनिग्लूकोकाइनेज है, तो वो ग्लूकोकाइनेज ज्यादा इफेक्ट होगा और जाहिर है पेनक्रियाज में आएगी तो इंसुलिन रिलीज होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो इंसुलिन को मजीद अप रेगुलेट करेगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर लेके जा सके। तो इसका मतलब है ग्लूकोकाइनेज अगर एक्टिविटी ज्यादा है तो आम लेवल से ज्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस में कन्वर्ट करवाएगा। हेक्सोकाइनेज एक कांस्टेंट रेट है। बाय द वे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग ग्लूको और हेक्सोकाइनेज इन सेल? इट ट्रैप्स द ग्लूकोज। अगर ये नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या है, ग्लूकोज अगर एंटर हुई है तो बाहर भी निकल जाएगी सेम ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन इसकी वजह से ये फॉरन किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द सेल, अब बाहर नहीं जाने लगी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में कोई मैकेनिज्म नहीं। ओके, एनीवेज, खैर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। लिवर और पेनक्रियाज यहां पे ये काम कर रहे हैं। PFK2 इसका ये ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। एवरीवेयर वेयर ग्लाइकोलिसिस हैपनिंग दीस एंजाइम आर आल्सो प्रेजेंट। सो व्हाट इंसुलिन इज डूइंग विल ऑल ऑफ दीज, मैं एक साइन डालूंगा वजह इसके ऊपर ताकि हमें समझ आ जाए। स्टिमुलेटिंग ऑल दीज, क्या कर रहे हैं इसके साथ? इट इज स्टिमुलेटिंग ऑल दीज एंजाइम। बिल्कुल इसके कंपैरिजन there is another process which is called glucon. Can anyone define gluconeogenesis? Raise your hand. एक बताओ बेटे, एक मिनट, ऊंची आवाज। Synthesis of glucose from non-carbohydrate, and these are proteins and lipids. अच्छा, उसमें भी ये बात याद रख लो, the proteins, amino acids can be converted into glucose, but the lipids, दो किस्म के लिपिड्स हैं हमारी बॉडी में अगर फैटी एसिड, इवन चेन एंड ऑड चेन। द ऑड चेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बट इवन चेन कांट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। याद रखिएगा ये बात। कार्बोहाइड्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फैट बट फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने बोला सर, अभी तो आपने बोला ऑड चेन हो सकते हैं। ऑड चेन सिर्फ 1 to 2% होते हैं बॉडी में। इवन चेन आर 98 to 99%, तो मेजोरिटी तो नहीं हो रहे ना कन्वर्ट। तो इसलिए ये लाइन बोली जा सकती है कि कार्बोहाइड्रेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इनटू फैट, बट फैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द रीजन मैं आपको बता रहा हूं। तो मेजर सोर्स कौन हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस में? द अमीनो एसिड्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो मेजोरिटी सोर्स बॉडी का यूज हो रहा होता है वो हुई कौन रहा होता है? अमीनो एसिड्स हो रहे होते हैं। एनीवेज, अब मैं इसके 3 कुछ एंजाइम लिखूंगा जो इसके मेजर एंजाइम और बिल्कुल इसके मुकाबले में है, बिल्कुल ऐसे। जो लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का, लास्ट स्टेप जिसमें पायरुवेट सिंथेज से पायरुवेट बनती है, यहीं से शुरू होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, पायरुवेट से। सो द फर्स्ट एंजाइम जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है, दैट इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसके ऑपोजिट याद रखो, सिंथेज के ऑपोजिट पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और सेकेंड एंजाइम जो बिल्कुल इसके बराबर में होता है उसको पेप्सिके कहते हैं, वेरी फेमस एंजाइम, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज के जो ऑपोजिट है, इसके ऑपोजिट एंजाइम होता है, इसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये 3 एंजाइम याद रख लो फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन कौन से 3 है? पहला कौन सा है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज द नंबर 1, उसी के साथ पेप्सिके, एंड द लास्ट एंजाइम इज ग्लूकोज 6। इसका एक एमसीक्यू भी है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का भी करवाता हूं, आपको बताता हूं। इन तीनों को इंसुलिन क्या करेगा? आपकी गाइडर में एक लाइन यहां से लिखना शुरू करता है, इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। मैं आपको उससे एक स्टेप आगे बता रहा हूं, हाउ इट डज इट। ये काम कैसे करता है वो आपने ऐसे बता कि जब इन तीनों एंजाइम को डाउन रेगुलेट कर देगा, इनको इनहिबिट कर देगा, ऑटोमेटिकली द अमीनो एसिड्स क्या, पहले कोई कर दिया, जब पहले कोई स्टॉप कर दिया आगे तो सारी थ्योरी रुक जाएगी, लेकिन ये आगे बाकियों को भी इनहिबिट कर रहा है। ओके, कमिंग टू द ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मेजर एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेस। फॉर ब्रेकडाउन मेजर एंजाइम इज ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन का बनना ग्लूकोज से, इंसुलिन क्या करेगा इसको बताओ? अप रेगुलेट, स्टिमुलेटेड, ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज, नॉट नॉर्मल ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब एटीपी बन चुके तो आप किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लाइकोजन में। एंड ऑफ कोर्स इट इनहिबिट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। चलो एक और टर्म में इसको लिख देते हैं, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कहते क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस।
इसकी ब्रेकडाउन को कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस। सो अगर बड़ी लाइंस बोलें तो क्या बोलेंगे? इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लाइकोजीनोलाइसिस, इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस, इंसुलिन इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस. For glycolysis, we have to memorize 3 enzymes. For gluconeogenesis, same, 3 enzymes. For glycogen synthesis and glycogen breakdown, there is one enzyme working opposite to each other. और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी सारी थ्योरी के अंदर एक और हार्मोन भी हमारा ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, ग्लूकागॉन. सिर्फ फर्क क्या आएगा इनमें? अगर आप इसको समझ लो और इसको एब्जॉर्ब कर लो ना इस चीज को, तो आप ग्लूकागॉन का सेम आंसर कर सकते हो, बस आपको एंजाइम अपोज कर देना. जो स्टिमुलेट है वो इनहिबिट, जो इनहिबिट है वो स्टिमुलेट. कैन यू डू दैट? कमिंग टू द लिपिड सिंथेसिस, ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब ये गौर से सुननी है बात, ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किस्म के लिपिड सिंथेसाइज हो सकते हैं. ये मैं डाइटरी की बात नहीं कर रहा कि हमने डाइट में क्या लिया, मैं कह रहा हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 किस्म के लिपिड सिंथेसाइज हो सकते हैं. वन आर ट्राइग्लिसराइड्स एंड अदर इज कोलेस्ट्रोल. अगेन इसको बेटे भी सुन लो, मैं अगेन लिखने का टाइम दूंगा, आप लोग लिख सकते हो, इसको सुन लो. ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रोल, इसका मतलब है इसका एंजाइम और इसका एंजाइम हमें रखना है. वैसे इंसुलिन सिंथेसिस करवाता है लिपिड की ब्रेकडाउन? कॉजेस सिंथेसिस. इसका मतलब मैं यहां पे जो एंजाइम लिखने लगा हूं, मैं अभी उसके साथ ये साइन डाल देता कि इंसुलिन उन सबको अप रेगुलेट करेगा या स्टिमुलेट करेगा. For triacylglyceride synthesis, there is enzyme which is called acetyl coenzyme A carboxylase. The number 1 enzyme in that step. जो आपकी लिपिड सिंथेसिस शुरू ही होती है ना, वो शुरू ही यहां से होती है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए बजाय क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने के, वो यहां से अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है. क्रेब्स साइकिल के अंदर जब उसने जाना था तो ऑक्सैलो एसीटेट साथ मिलना था और वो सिट्रेट वो बनना था, लेकिन यहां पे बिल्कुल डायरेक्शन चेंज हो जाती और ये एंड पे बनता है जाके ट्राइग्लिसराइड्स. ओके. फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस द मेजर रेगुलेटरी एंजाइम इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेस. अब पता होता क्या है, ये एंजाइम जब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं ना, तो बार बार इंसुलिन ग्लूकागॉन का वर्ड आ रहा होता है, बार बार आ रहा होता है. आज के लेक्चर के बाद आपको शायद ये फायदा हो जाएगा कि आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना एंजाइम के नाम और ना ही आपको हार्मोन्स के नाम. आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लो. पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? इंसुलिन इसके साथ कर क्या रहा है? पहला आसान, प्रोसेस के साथ. जब प्रोसेस के साथ आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट कर रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है, तो यू हैव टू जस्ट अलाइन द एंजाइम्स विद इट, विद एवरी एंजाइम प्लस, विद एवरी एंजाइम माइनस, वो आप सेट कर सकते हो. तो ये 2 इसके साथ मेजर हो गया. हाँ, यहां पे एक छोटी सी चेंज है, वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड अगर तो बॉडी में बन रहा है, देन दिस इज द एंजाइम. What if triglyceride source is dietary? आपको पता मेन डाइटरी लिपिड भी है. टारगेट कहां है, कहां पहुंचेगा ये? योर डाइटरी लिपिड का फाइनल टारगेट क्या है, कहां जाना है? एडिपोज टिश्यू. हमारा स्टोरेज हाउस है वो लिपिड्स का. फाइनल पूछ रहा हूं, ये रास्ते में कई जगहों से, लिवर से भी गुजरता, बहुत जगहों से आता है, मैं फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहा हूं यहां. दैट इज ट्राइग्लिसराइड. अब अगली बात, अगर डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, गौर से बात सुननी है, अगर डाइटरी ट्राइग्लिसराइड्स हैं और एडिपोज टिश्यू में स्टोर होने हैं, तो यहां पे एक और एंजाइम है, उसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, which causes storage of dietary lipid in the adipose tissue. Lipoprotein lipase does what? Storage the blood triglyceride, they take it into the adipose tissue. तो इसका मतलब है इंसुलिन वाली बात हो गई. तो इंसुलिन इसको क्या करेगा? अप रेगुलेट. क्योंकि इंसुलिन तो चाह रहा है कि भाई फैट ब्लड से हटे, अंदर जाए. मैंने आपको एक लाइन बताई थी कल के लेक्चर में कि इंसुलिन पूरी मेटाबॉलिज्म को फैट से हटा के कार्बोहाइड्रेट पे शिफ्ट कर रहा होता है, तो जाहिर है वो फैट को कैसे ब्लड में रहने देगा? बिल्कुल यहीं पे एक और एंजाइम है जो इसको अपोज कर रहा है इस काम को, उसका नाम है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज. नाम इनके बहुत मिलते हैं, दोनों ही लाइपेजेस हैं, एक का नाम लिपोप्रोटीन लाइपेज है, एक का नाम है हार्मोन सेंसिटिव.
ये क्या कर रहा है, ये एडिपोज टिश्यू से निकाल के वापस किस में लेकर आ रहा है, ब्लड में, opposite to lipoprotein lipase. So what will insulin do with it? It will inhibit this enzyme. ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड थ्योरी डिफरेंट कैसे हुई? क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बन भी रहा है, डाइट में भी आ रहा है। अगर बॉडी में सिर्फ बनने की बात है तो उसके लिए एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, इंसुलिन लव्स इट, स्टिमुलेट्स इट। और अगर बात है डाइटरी लिपिड की, वो तो बना बनाया एंटर हो गया, तो पहुंचना कहां पे है, एडिपोज। अच्छा, ये जो बनेगा यहां पे, इसने भी कहां पहुंचना है, बनेगा हो काम ये लिवर में रहा है, लेकिन इसने भी कहां जाना है, एडिपोज, वहां पे दोबारा इसकी जरूरत। तो ये इसका मतलब है लिपिड चाहे डाइटरी हो या चाहे बॉडी खुद बना रही है, दोनों केसेस में लिपोप्रोटीन लाइपेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द अल्टीमेट एंजाइम which will transfer the blood fatty acids into the adipose tissue. And hormone sensitive lipase opposite. I have a question. What is the action of glucagon on this? It will stimulate it. Glucagon will inhibit it. Glucagon will inhibit this. Glucagon will inhibit this. कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बात तो आपको पता होगी, इट कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी बट इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। वंस कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड, ये इसी फॉर्म में बॉडी की में फीसेस और यूरिन से बाहर तो जा सकता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बिकम्स अ डेंजरस लिपिड इन दैट सेंस, because it can't be broken down. It may deposit in your blood vessels, in the walls, atherosclerosis. That's why it becomes dangerous. कहते हैं ना कि जब एज 40 से प्लस चली जाए तो जो लिपिड कंटेंट ब्लड का है उसको जरा फोकस रखना चाहिए उसके ऊपर। इट मे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बेटे काइंडली दरवाजा बंद कर दो, थैंक यू। ओके, कमिंग टू द ब्रेकडाउन पार्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये प्रोसेस का नाम है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इंसुलिन का क्या एक्शन होगा? इट विल नेवर अलाउ दिस। एंड वन एंजाइम इफ यू हैव टू रिमेंबर विद दिस, ऑफ कोर्स एक तो ये आ जाएगा, वो इसमें फिट होगा क्योंकि नंबर 1 स्टेप तो यही होगा अगर एडिपोज टिश्यू से निकलना है तो। पहले तो ये हो गया, मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पहला ये है, ये इसको ब्लड में डालेगा एडिपोज टिश्यू से, और ये काम होता है लिवर के अंदर है, जहां बनता है वहीं पे टूटता है। लिवर के अंदर जाके ये एंजाइम आपने याद रखना है, CAT2 1 and 2 दोनों होते हैं। CAT2 इज मोर इंसुलिन सेंसिटिव। CAT इज कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज, ये सिर्फ वो शिफ्ट करता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे शिफ्ट करता है, बस आपने इसको इतना नाम याद रख लो, CAT2। इन दोनों को इंसुलिन क्या कर रहा है, और ग्लूकागॉन ऑटोमेटिकली दोनों को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट। मेरे साथ रिवाइज करना है जल्दी से। लिपिड मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन इज स्टिमुलेटिंग व्हाट, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, लिपिड एनाबॉलिज्म में हमने दो मेजर लिपिड किए, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बन रहा है तो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, और अगर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। दोनों को इंसुलिन इज स्टिमुलेटिंग। ट्राइग्लिसराइड में एक थ्योरी और क्या ऐड कर ली, ये डाइटरी भी हो सकती है, चाहे डाइटरी है चाहे बॉडी में बना है, दोनों केस में अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज एडिपोज टिश्यू। एंड इंसुलिन इज डूइंग व्हाट ऑन एडिपोज टिश्यू, द ब्लड फैट इनटू द एडिपोज टिश्यू, और वो किस एंजाइम के जरिए, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। एंड इफ द फैटी एसिड्स आर वांट टू लाइक कम आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव एनर्जी, देन इंसुलिन इज इनहिबिटिंग दिस प्रोसेस। अभी हमने जितना भी पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म का, अगर मैं इसका एक बड़ा वर्ड ऊपर लिखूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, इट इज ऑल फेड स्टेट। अभी अभी खाना खाया है हमने तो उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। और अगर मैंने ग्लूकागॉन के बारे में लिखना हो, तो जरूरी नहीं आपके एमसीक्यू में उन्होंने इंसुलिन और ग्लूकागॉन का वर्ड यूज किया। They may write it like, in fed state, which of the following enzyme is inhibited? In fasting state, which of the following enzyme is stimulated?
Indirectly they are asking the actions of insulin and glucagon, but without writing the name of insulin and glucagon. एक एमएलई की बुक है, वो इसको ऐसे लिखती है, वो कहती है इंसुलिन वर्ल्ड एंड ग्लूकागॉन वर्ल्ड. द फेड स्टेट इज इंसुलिन वर्ल्ड इन द बॉडी एंड द फास्टिंग स्टेट इज ग्लूकागॉन वर्ल्ड इन द बॉडी. वो इसको इस एंगल से डिस्कस करता है. सेम थिंग हमने उसको इस लिहाज से जरा ध्यान में रखा. अच्छा, मैं इसको ना दोनों चीजों को मिलाने लगा हूं. एक जरा और से बात सुननी है मेरी. अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है जो आपको बायोकेमिस्ट्री नॉलेज से आप दे दोगे तो शायद वेरी गुड. अगर फैटी एसिड्स कन्वर्ट नहीं हो सकते कार्बोहाइड्रेट में, सो व्हाट्स द रैशनल ऑफ ब्रेकिंग देम डाउन? भाई बताओ कौन बोल रहा है? To obtain the energy in the fasting state, but they can't be converted into glucose. How will they provide energy? Ketone bodies formation. मैंने आपको बताया था कि अगर लिपिड से एनर्जी लेनी है तो ग्लूकोज बन के नहीं, कीटोन बॉडीज की तरफ जाएगा. अब एक और बात सुनो गौर से. ये ग्लूकागॉन वर्ल्ड में काम होगा, इजंट इट? ये किस में काम होगा? फास्ट. और बिटवीन द मील्स, वी आर नॉट फास्टिंग ऑलवेज. बिटवीन द मील 3-4 घंटे हो चुके खाना खाए, लंच टाइम अभी करीब नहीं है और हमने कुछ खाया भी नहीं है, तो यस ये वाला काम चल रहा है. अब गौर से सुनिए एक बात. इन फास्टिंग स्टेट मेजॉरिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स प्रेफर ग्लूकोज, इजंट इट? सिर्फ हार्ट है जो किसको प्रेफर करता है? फैट को. रेस्ट ऑफ द बॉडी मेटाबॉलिज्म इज प्रेफरिंग व्हाट? ग्लूकोज. ये कीटोन बॉडीज भाईजान बना तो रहे हैं, बॉडी तो लिफ्ट ही नहीं करवा रही. बॉडी किसको प्रेफर कर रही है? ग्लूकोज को. मुझे एक मिनट तो मुझे बताओ कि विच इज द प्रेफरेबल मैकेनिज्म टू एक्टिवेट इन फास्टिंग? इज इट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और शुड इट बी ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ग्लाइकोजिनोलाइसिस सेंस बन रही है. अब जरा गौर से सुनो. जब बॉडी में ग्लूकोज नहीं है फास्टिंग में, पहला सोर्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस. सारी ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज में, बचा ही कुछ नहीं लिवर के पास. द सेकेंड सोर्स इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टिल नॉट फैटी एसिड. बॉडी सेकेंड किसको प्रेफर कर रही? 4 ही तो ग्लूकोज है ना, तो कह रही है अच्छा ग्लूकोज ग्लाइकोजन से नहीं दे सकते तो ग्लूकोज किससे दे दो? प्रोटीन से बना के दे दो. अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, इधर देखो गौर से सुनो. ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन नॉट अकर विदाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. एक मिनट ये लाइन एब्जॉर्ब करो, मैं रीजन बताता हूं क्यों. क्या बता रहा हूं मैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कैन नॉट अकर विदाउट बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. अगली बात सुनो. ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैन अकर इंडिपेंडेंटली, जो पहले हुआ है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस कैन अकर इंडिपेंडेंटली, बट अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस बॉडी को चलानी है, लिवर ही करवाता है मैं 95%, 5% किडनी करवाता है सिर्फ. ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर लिवर को करवानी है, लेकिन साथ ही साथ उसको क्या चाहिए? अब मैं इकट्ठा करने लगा. सुनो बात गौर से सुनो बेटे. ग्लूकोज का टूटना एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है या बनना? टूटने से तो एनर्जी मिलती है, जब उसको बनाना पड़ेगा तो एनर्जी चाहिए. तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को एनर्जी कौन देता है? दैट्स द रीजन दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग. अब बात समझ रहे हो? आपको पता अब पता बुक्स में लिखा गया होता है, मेडिसिन की बुक्स में लिखा होता है, मेडिसिन की बुक्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस डिपेंड्स ऑन बॉडी प्रोटीन एंड बॉडी फैट कंटेंट. जरा सेंस समझो क्या कह रहा है. ग्लूकोनियोजेनेसिस डिपेंड अपॉन बॉडी प्रोटीन एंड बॉडी प्रोटीन तो समझ आती है, प्रोटीन तो उसका मेन सोर्स है, उसका सबस्ट्रेट है. फैट पे कैसे? एग्जैक्ट, एनर्जी सिर्फ उसको रन करने के लिए. ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो फैक्ट्री है ना, उसको रन करने के लिए फैटी एसिड चाहिए. वो फैटी आपको फैटी. अच्छा इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड टूटते हैं, इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? एटीपी. मतलब एसिटाइल कोए आगे जाएंगे, क्रेब्स साइकिल, एंड पे तो ये मिलना है ना. ये इतने सारे एटीपी जो कि ग्लूकोज से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं इससे टूटने से.
इतने ज्यादा एटीपी करते क्या है बॉडी में इकट्ठे होके? दे रन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड रन इट वेरी वेरी सक्सेसफुली। अच्छा, कब तक चलेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस? जब तक प्रोटीन है, जब तक अमाइनो एसिड अवेलेबल है और फैटी एसिड उस पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आपको पता है कैंडिस का भी आ जाए, ये भी खत्म हो जाएगा आगे। तो दैट्स हाउ द बॉडी स्टोर्स आर टोटली गॉन। अब बॉडी बिल्कुल, अब जरा एंड पे कितनी देर तक लिमिट हो सकती, कितनी देर तक नहीं चलेगी। दैट हाउ द ब्लड ग्लूकोज लेवल फाइनली गो डाउन। हाँ, एक लास्ट रिजॉर्ट रह जाता है कीटोन बॉडीज का। ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट है, जो कीटोन बॉडीज एक लास्ट ट्राई होती है कि वो कर रहा होता है और उसमें जा रहा होता है और वो बन रही होती है और ब्रेन उसको यूज भी कर रहा होता है, लेकिन अगेन वो भी खत्म हो जाए। सो अब मुझे फास्टिंग स्टेज की बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी, मुझे जरा तरतीब से बताना है। द फर्स्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन फास्टिंग इज ग्लाइकोजन। अच्छा, इसमें दो बातें, एक एमसीक्यू आ गया ज़हन में। ग्लाइकोजन बॉडी में कहां का स्टोर होती है? लिवर एंड स्केलेटल मसल। द glycogen of liver is converted into glucose. The glycogen of skeletal muscle is also converted into glucose, but there is a difference. The glycogen of liver and the glucose produced by that glycogen can be used by the body, but the glucose produced from glycogen of muscle can only be used by muscle. Just one difference. ये एंजाइम कहां पढ़ा है अभी हमने? किस प्रोसेस का लास्ट एंजाइम है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसमें पढ़ा है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सेम एंजाइम लास्ट ग्लाइकोजन का भी है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का भी। समझो ना, ग्लाइकोजन भी एंड पे किस में कन्वर्ट होनी है? ग्लूकोज में। आपको पता है सारी ग्लाइकोजन टूट के ये बनाती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और उसको वापस ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा? अब मैं एक लाइन बताने लगा आपको, गौर से सुनो, गौर से सुनो। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज एब्सेंट इन स्केलेटल मसल्स। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज एब्सेंट इन, अब जरा सुनो सुनो, बात सुनो, इधर देखो। ग्लाइकोजन टूटी, ये मैं मसल में बता रहा हूं, मसल में ग्लाइकोजन टूटी, क्या निकला एंड पे? ये इधर जाने की बजाय ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाती है। लेकिन यही लिवर है, लिवर, लिवर में नीचे नहीं आती, लिवर में कहां चली जाती है? ग्लूकोज और इनटू द ब्लड। द लिवर ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी, द मसल ग्लाइकोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी, इट इज ओनली यूज्ड बाय द मसल। मैं पहले भी लेक्चर में कई दफा ये बोल चुका हूं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए, लिवर इज जेनरस, खुद नहीं यूज कर रहा, सारी ग्लूकोज ब्लड को दे दी। स्केलेटल मसल इज सेल्फिश, बॉडी को दे ही नहीं रहा, सारी की सारी ग्लाइकोजन को खुद ही यूज कर रहा है। और बेसिकली व्हाट इज मेकिंग स्केलेटल मसल सेल्फिश? द डेफिशिएंसी ऑफ glucose 6 phosphatase, which is the last enzyme in gluconeogenesis, which is the last enzyme in glycogenolysis. दोनों का लास्ट एंजाइम है। तो कुछ पिक्चर बनी इंसुलिन की रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड रिलेटेड टू द लिपिड मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का मैंने आपको बताया था, प्रोटीन सिंथेसिस ही करवाता है। मुझे एक बात बताओ, अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही है या बन रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। तो इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है? इनहिबिट। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म को इनहिबिट। मैं तो प्रोटीन को भी कोरिलेट कर रहा हूं मैं इसी सेंस के अंदर साथ, उसमें भी बहुत ज्यादा एंजाइम नहीं है, इसलिए उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा। क्लियर? यू मे हैव टू नोट इट डाउन, यू कैन। थैंक यू।